से हाजिर हूँ। दोस्तों मैं आज जो है एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। वो चैप्टर का नाम है ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जो कोई भी एग्जाम ले लो आप, जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम ले लो या कोई कंपटीशन का एग्जाम ले लो, सभी जगह इस चैप्टर से क्वेश्चन रहना ही रहना। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम ले चलते हैं। आज का टॉपिक मेरा रहेगा ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास होगा। सिर्फ हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे, जो ट्रांसफार्मर क्या क्या करता है जनरली रूप से, शॉर्ट में, और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा उसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपसे एक सवाल हो कि ट्रांसफार्मर क्या है, क्या जवाब होगा आपका? दोस्तों सिंपल जवाब है इसका, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। क्या है? स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करता है। सिंपल जवाब। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपका सिंपल जवाब होगा एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन कहिए या ट्रांसफर कहिए, दोनों कोई फर्क नहीं है। दोस्तों यहां पर तो इसने कह दिया कि एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ही ट्रांसफर करता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्ड आया, इसका हिंदी जान लो दोस्तों, स्थानांतरण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानांतरण या स्थानांतरित। दोस्तों अब सोचने वाली बात है, मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया है और इलेक्ट्रिक एनर्जी ही हमें प्राप्त हो गया किसमें? आउटपुट में। इनपुट क्या दिया था हमने? इनपुट इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां पे दिया और आउटपुट में भी हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी ही मिला। जब ऐसा है दोस्तों, तो फिर इसका यूज कहां है? किस लिए हम इसको यूज करेंगे? दोस्तों सिंपल है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, जैसा कि 11 kV या 33 kV, ये जो है पावर हाउस जहां पे विद्युत का उत्पादन होता है, वहां पर जनरली जो है 11 kV या 33 kV उत्पादन किया जाता है। अब इस उत्पादन को मान लो कि 2000-3000 किलोमीटर जो है इस सप्लाई को लेके जाना है। उस कंडीशन में क्या होता है? हम इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, इसको नोट करते जाना। ये सप्लाई जो मेरा है 11 kV या 33 kV, इसको हम मान लो 11 kV या 33 kV, ये हमको उत्पादन हुआ और इस सप्लाई को हमें जो है यूजर के पास ले जाना है। तो यूजर के पास ले जाना है और यूजर को आवश्यकता है भाई कितना का? 440 kV, यानी 440 या 220 मान लो 220 kV। यूजर को यहां पर इसका आवश्यकता है। तो भाई हमारे पास तो 11 kV या 33 kV जो है हमने उत्पादन किया है जनरेशन से, और हमें चाहिए यहां पर 440,
यानी 440 केवी या 220 केवी या 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, कुछ भी, इस जगह पर जो है ट्रांसफार्मर का यूज होता है, जहां पर आसानी से दोस्तों ट्रांसफार्मर को, जैसा कि आप जानते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन आसानी से ट्रांसफार्मर के द्वारा हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप एंड डाउन करते हैं। दोस्तों यहां पे वर्ड आ गया, यहां पर मेनली जनरली रूप से जो है ट्रांसफार्मर का यूज होता है क्या, अगर यूज की बात करेंगे तो वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन का कार्य कौन करता है, ट्रांसफार्मर। दोस्तों लेकिन इसकी एडवांटेज का बात करेंगे, अगर लाभ की बात, तो लाभ होता है किस कंडीशन में, जहां पर स्टेप अप यानी 11 केवी है और इसको जो है हमको करना है 440 केवी। जैसा कि आप लोग पढ़ा भी होगा, मालूम होगा आपको, अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है भाई। और एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होता है, अगर एरिया कम होगा, यानी जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो एरिया कम होगा। दोस्तों हाई वोल्टेज में इसको जो है हम ट्रांसफर करने के लिए पतले तार की जरूरत होती है। यहां पर ये बेनिफिट हुआ मेरा कि ट्रांसफार्मर को स्टेप अप करने से, यानी हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने के लिए इसको हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने के लिए हम इसको यूज करने से हमको बेनिफिट क्या है, वहां पर हमारी पतले तार की आवश्यकता होगी, कम लागत होगा, लॉसेस भी कम होगी। इसलिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं कहां पे, स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए। लेकिन हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, स्टेप अप, क्या करने के लिए, स्टेप अप। दोस्तों हम थोड़ा सा और लेके चलेंगे आपको। स्टेप अप का मतलब है कि यहां पर इसको हिंदी में बात करें, इसका हिंदी स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप को बोलते हैं ऊंचाई हिंदी में, और इसको बोलते हैं स्टेप डाउन को अपचाई। इसको बोलते हैं ऊंचाई और इसको बोलते हैं अपचाई। जब दोस्तों जानते हैं कि ये वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, इस कंडीशन में आई क्या होगा, आई क्या है, करंट। वो जब वोल्टेज हाई होगा तो करंट क्या होगा, डाउन होगा, यानी स्टेप डाउन होगा। इसकी बात करेंगे स्टेप डाउन का, जब वोल्टेज डाउन होगा तो इस जगह पर करंट क्या होगा, स्टेप अप होगा। क्या होगा, स्टेप अप। यहां पर हुआ था करंट क्या हुआ था, स्टेप डाउन। और इसके अंदर क्या होगा, स्टेप अप। लेकिन दोस्तों यहां पर एक सवाल आता है, अगर कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किसको स्टेप अप और किसको डाउन करता है, उस जगह पर आपको अगर ऑप्शन दे दे
क्या देते हैं, वोल्टेज और पावर और फ्रीक्वेंसी और करंट, इस कंडीशन में आप क्या आंसर मारोगे दोस्तों? दोस्तों कभी भी ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, वोल्टेज को ही स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है, ना कि चारों ऑप्शन दिया रहेगा। पावर भी सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी भी इंडिया में जानते हैं 50 Hz होता है, और करंट भी क्या होता है, करंट तो अप डाउन होती रहता है। जैसा कि आप जानते होंगे P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। इस कंडीशन में अगर V इंक्रीज होता है तो I क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जो ट्रांसफार्मर किसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, वो करता है ओनली वोल्टेज को, ना कि पावर को, ना फ्रीक्वेंसी को, ना ही करंट को। आपको मार के आना है क्या, ओनली फॉर वोल्टेज। दोस्तों हम आगे चलते हैं, समझ गए होंगे इसको। मेरा अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल यानी ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? अगर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के सिद्धांत पर, दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सहप्रेरकत्व। सहप्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस को। और एक और है दोस्तों, एक है सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहप्रेरकत्व। दोस्तों लेकिन इसका यूज होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपको क्या मानना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ही मानना है, ना कि सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस वहां होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, ये बहुत कम पूछा जाता है, कि याद रखिएगा सेल्फ इंडक्टेंस किस ट्रांसफार्मर में यूज होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। अगर सामान्य कोई भी ट्रांसफार्मर को पूछा जाएगा तो वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ही होगा। दोस्तों अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मुख्य रूप से तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें अप्लाई तो होता ही है, लेकिन इसका आंसर होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर इन्वॉल्व तो होता है फैराडे का रूल, लेंज लॉ भी होता है इसके अंदर। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ये था आपका सिद्धांत। और एक बात करेंगे संरचना की, ट्रांसफार्मर की संरचना की अगर बात करें, संरचना नहीं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन जो होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक इसके अंदर होता है, क्या होता है, कोर, जो कि कोर पर बाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। एक बाइंडिंग होता है आपको एनपी, एनपी क्यों लिखा है इसके अंदर, भाई एन जो है यहां पर टर्नों की संख्या है, हमने किसी भी कोर पदार्थ पर बाइंडिंग स्थापित किया है, और किस बाइंडिंग को, प्राइमरी बाइंडिंग को।
और N क्या है, टर्न है, और P लगा इसके अंदर क्या, प्राइमरी के लिए। दूसरा एक जो होता है इसका सेकेंडरी, यानी यहां पर इसको लिखेंगे NS। NS जो हो गया ये सेकेंडरी टर्न हो गया। दोस्तों कंस्ट्रक्शन जो इसका होता है इस प्रकार से, कोई कोर था, कोर पर मैंने है 2 बाइंडिंग स्थापित किया है। एक बाइंडिंग तो इसके अंदर क्या किया, प्राइमरी, और एक सेकेंडरी। प्राइमरी बाइंडिंग जो कि NP से, और सेकेंडरी बाइंडिंग NS से हमने रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी बाइंडिंग को हम AC सोर्स से क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, और सेकेंडरी से हम क्या करते हैं, आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों लेकिन ये ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है एज ए संरचना तो जनरली ये हो गया, और इसके अंदर ये फ्लक्स कोर पदार्थों के अंदर से ही ये फ्लक्स जो है ऐसे चलेगी। दोस्तों मेन रूप से जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है एक इंडक्टर की भांति। ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है इंडक्टर की भांति। दोस्तों हम आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे भी। अभी बेसिक जो है हम सिर्फ परिचय जान रहे हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, और प्राइमरी वाइंडिंग हमने कोई भी कोर पदार्थ पर एक तरफ जो है क्या किया है, बाइंडिंग जो है स्थापित किया, दूसरे कोर पर हम भी उस पर भी बाइंडिंग को स्थापित किया, और एक जो है प्राइमरी वाइंडिंग को हमने सोर्स से जोड़ दिया, और इसके अंदर इंड्यूस जो है EMF होगा सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। किसके अंदर, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो होगा ये सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो है इसके अंदर इंड्यूस EMF होगा। उसके बाद ये जो कोर पदार्थ है इसके अंदर जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, ये फ्लक्स लाइन दूसरे जो इसके पास में दूसरा बाइंडिंग जो है सेकेंडरी बाइंडिंग जो स्थापित है उसमें क्या करेगा, ये फ्लक्स जाकर के लिंक होगा, और वो फ्लक्स लिंक होगा वो कहलाएगा क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी वहां पर जो लिंकेज होगा, मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस का अर्थ ये होता है जिस कॉइल में मैंने सप्लाई दिया उसी कॉइल में इंडक्टेंस के कारण जो इंड्यूस EMF हुआ वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे, जो हमने एक कॉइल में सप्लाई दिया और इंडक्टेंस के कारण दूसरे कॉइल में इंड्यूस EMF को लिंक होना क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोस्तों ये बेसिक था, लेकिन जनरली आपको मैं बता दूं कि ट्रांसफार्मर इंडक्टर की भांति कार्य करता है। दोस्तों थोड़ा और आगे हम लेके चलेंगे। आगे का क्या कंडीशन होता है, ट्रांसफार्मर ये तो हो गया सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर, लेकिन एज ए यहां पर हम इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। इंडक्टेंस और इंडक्टर, यानी ट्रांसफार्मर जो है इंडक्टर के भांति कार्य करता है, और इंडक्टर के अंदर जो है जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा जो इंडक्टर में इंडक्टेंस के कारण जो EMF इंड्यूस होता है उसी को दूसरे सर्किट में लिंक होना म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। दोस्तों हम आ रहे थे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो है इसी के कारण दूसरे कॉइल में क्या होता है, फ्लक्स लिंक होता है। लेकिन दोस्तों हम लेके चलेंगे दूसरा जगह। मैट ये जो कोर पदार्थ का डिपेंड होता है, ये कोर जो है ना, जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, ट्रांसफार्मर में 2 टाइप का सर्किट लिंक होता है।
एक तो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, और दूसरा होता है मैग्नेटिक सर्किट। दूसरा क्या होता है मैग्नेटिक सर्किट। एक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, दूसरा सर्किट क्या है मैग्नेटिक सर्किट। और इसका रिलेशन जो है ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, इसके रिलेशन बिना रिलेशन का कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रिकल सर्किट में दोस्तों R बराबर V बाई I होता है और इसकी यूनिट जो है ओम होता है, सभी जानते होंगे। मैग्नेटिक सर्किट में S बराबर होता है mmf और बाई 5 होता है, और इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। दोस्तों हम इस रिलेशन को इसलिए लाए हैं यहां पर, ये रिलेशन जो है ट्रांसफार्मर के अंदर वर्क करेगा दोनों। दोस्तों आप जानते होंगे भली भांति R क्या है रेजिस्टेंस है, R क्या है रेजिस्टेंस है। अगर बात करेंगे S की, जो S क्या है तो S है रिलक्टेंस। अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसका प्रतिरोध होता है, और रिलक्टेंस का हिंदी होता है प्रतिस्तंभ। दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट में R बराबर ये भी जानते होंगे L बाई सिग्मा A, और मैग्नेटिक सर्किट में यहां पर हो जाता है S बराबर L बाई म्यू A। मेन इंपोर्टेंट यहां पर है दोस्तों, R बराबर L बाई सिग्मा A होता है। आप जानते होंगे R तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा जो है चालकता को करता है, और L क्या है, L है लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। किसको, लंबाई को, L लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। और आ जाइए इस सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में। मैग्नेटिक सर्किट में S बराबर होता है L बाई म्यू A, और म्यू को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंग्लिश में इसको कहा जाता है परमेबिलिटी, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं चुंबकशीलता। म्यू को क्या कहते हैं चुंबकशीलता, और A जो हो गया इसके अंदर एरिया हो गया, A क्या है एरिया है। दोस्तों गौर करने वाली बात क्या है यहां पर, अगर I इसके अंदर इंक्रीज होगा, किसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट में I यानी करंट का वैल्यू बढ़ता है उस कंडीशन में जब रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज, मतलब कि रेजिस्टेंस कम होगा, जहां पर वहीं से करंट जो है अपना रास्ता जो है खोजता है। और मैग्नेटिक सर्किट में उसी प्रकार से जहां पर रिलक्टेंस S जो है ना, रिलक्टेंस का वैल्यू जो है कम होगा, वहीं से जो है फ्लक्स लाइन का जो है प्रवाह अधिक होगा, अपना रास्ता ऐसा ही ढूंढेगा ये। दोस्तों ये फ्लक्स लाइन जो है, अगर ये फ्लक्स की वैल्यू यहां पर इंक्रीज होता है तो रिलक्टेंस क्या होता है डिक्रीज होता है। लेकिन मेन रूप से यहां पर आ जाइए दोस्तों, ये चालकता पर डिपेंड करता है, कौन सा रेजिस्टेंस। अगर चालकता की वैल्यू जो है अच्छी होगी, मतलब कि चालकता अगर अच्छा होगा तो वहां पर रेजिस्टेंस कम होता है। और एरिया भी, अगर तार की मोटाई जो है ना, अगर मोटा कर दिया जाए, मोटा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा
कम होगा यहां पर भी। आ जाइए मैग्नेटिक सर्किट में। मैग्नेटिक सर्किट में भी उसी प्रकार से रिलक्टेंस जो है, जो चुंबकशीलता, म्यू क्या है, चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता, ठीक है। म्यू जो चुंबकशीलता है, ये अगर इंक्रीज होगा, मतलब कि चुंबकशीलता अगर बढ़ेगी तो रिलक्टेंस क्या होगा भाई, कम होगा। तो आ जाइए, अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया भी क्या होगा, एरिया जब बढ़ेगा उस कंडीशन में भी रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब यहां पर आ जाइए, इसका एरिया की बात करेंगे। मैग्नेटिक सर्किट में ये क्या है, एरिया है। अगर लंबाई की बात करेंगे, एल क्या है, एल है ये जो फ्लक्स जो चल रहा है, यहां से यहां देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये फ्लक्स का पाथ को रिप्रेजेंट करता है कौन, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, मतलब फ्लक्स लाइन की जो लंबाई है, लंबाई को रिप्रेजेंट करता है एल। अगर फ्लक्स लाइन की लंबाई बढ़ेगी तो इसका रिलक्टेंस क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। लेकिन अगर यहां पर म्यू का वैल्यू, म्यू जो है चुंबकशीलता, और चुंबकशीलता डिपेंड किस पर होगा, पदार्थ पर। और वो पदार्थ आप मैग्नेट चैप्टर में पढ़े होंगे, पैरा, फेरो और डायामैग्नेटिक मटेरियल। ये तीनों में से जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जो होता है, जैसे आप आयरन ले लो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं ईएमएफ समीकरण, उसमें किस तरह जो है ईएमएफ समीकरण जो है निकाला जाता है, कैसे होता है, पूरे और प्रिंसिपल का भी चर्चा उसमें विस्तार रूप से करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास था, बेसिक जो है हमने कुछ बातें किया, जहां पर जो ट्रांसफार्मर के अंदर ये दोनों सर्किट लिंक होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।